हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 14 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बिली को सुनकर बहुत ही खुश होता है कि यांग फाइनली इन्वेस्टमेंट करने के लिए मान गया। तो निक मार्क को बुलाता है और कहता है तुम्हें पुकेट जाकर उन सारे इन्वेस्टर से बात करनी होगी और इस होटल के मामले को खुद ही संभालना होगा। तो मार्क कहता है लेकिन ये काम मैं क्यों करूँ, ये काम तो चाकित का है ना, तो आप जाकर उसे कहिए। तो निक कहता है चाकित अभी बहुत बिजी है, इसलिए ये काम तुम्हें ही करना होगा। तो मार्क मना करने की कोशिश करता है पर निक उसकी एक भी चलने नहीं देता। तो बेचारे मार्क को मजबूरन निक की बात माननी पड़ती है। अगले दिन मार्क बिली को अपने साथ स्टोर पर लेकर जाता है और उससे ढेर सारी शॉपिंग करवाता है, क्योंकि एक अच्छे सेफ बनने की पहली क्वालिटी ये होती है उन्हें जो चीज बनानी होती है उनके सामानों को अच्छी तरह परख कर खरीदे ताकि उनका सामान बहुत ही अच्छा बने। तो बिली को मार्क के साथ शॉपिंग करके बहुत ही मजा आता है। आगे वो लोग घर वापस आते हैं तो मार्क बिली का टेस्ट लेता है, जिस चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। तो मार्क को बिली के करीब आकर बहुत ही अच्छा लगता है। वेल, आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। अगले दिन मार्क पुकेट के लिए जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर बिली आ जाती है। तो मार्क बिली को कहता है मैं कुछ दिनों के लिए पुकेट जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें क्लासेस नहीं दे पाऊंगा, इसलिए घर में रहना और सेफ रहना और मेरे आने तक इधर उधर मत भटकना, समझी। तो बिली कहती है ठीक है और मार्क ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ आइली के पापा भी उस मीटिंग में जा रहे होते हैं। तो आइली कहती है पापा क्या आपका जाना वहाँ पर जरूरी है, आपको पता है ना माइकल कंपनी वाले आपके पीछे पड़े हुए हैं। तो थाना कहता है बेटी तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं वहाँ पर पूरी सेफ्टी के साथ जा रहा हूँ, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। और थाना ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे आइली अपने बॉयफ्रेंड के मौत का बदला लेने के लिए वो निक को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर चारिन आ जाती है और उसके प्लान पर पानी फिर जाता है। दूसरी तरफ चाकित बेली के पास जाता है और कहता है तुम्हें नाई नोई से मिलना था ना, आज मैं तुम्हें नाई नोई से मिलवा कर ही रहूंगा। और चाकित जबरदस्ती बेली को पुकेत लेकर जाता है। तो बेली पुकेत तो चली जाती है पर वो चाकित के साथ जाने से मना कर देती है। तो चाकित कहता है अगर तुम नाई नोई से नहीं मिलना चाहती थी तो तुम यहाँ तक मेरे साथ क्यों आई। तो बेली कहती है मैं यहाँ पर आना नहीं चाहती थी, तुम मुझे मजबूरन यहाँ पर लेकर आए हो और मुझे इतना तो पता चल गया है कि तुम नाई नोई से बहुत ही नफरत करते हो और उसे चोट पहुँचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। कि तभी बेली की नजर मार्क पर पड़ जाती है। तो चाकित कहता है तुम्हारा प्यारा काविन भी यहाँ पर है, क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगी कि काविन को पुकेत में क्या काम है। वहाँ तो सारे इन्वेस्टर की मीटिंग हो रही है, फिर वहाँ पर काविन क्या करने जा रहा है, क्या तुम्हें ये बात पता नहीं करनी कि नाई नोई और काविन का क्या रिश्ता है। तो बेली के दिल में भी ये बात घर करने लगती है और वो चाकित के साथ चली जाती है। दूसरी तरफ मार्क अपने इन्वेस्टर्स के साथ बात कर रहा होता है कि तभी उसका बंदा आकर बताता है कि चाकित बेली को पुकेत लेकर आया है और पता नहीं चाकित बेली के साथ क्या करने वाला है। तो मार्क ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि जाओ और बेली को ढूंढो। दूसरी तरफ चाकित बेली को इन्वेस्टर मीटिंग में लेकर जाता है कि तभी उधर से मार्क भी उसी मीटिंग में आता है मीटिंग करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही बेली उस मीटिंग रूम से निकल जाती है और वो मार्क का चेहरा नहीं देख पाती। आगे चाकित भी बेली के पीछे जाता है और कहता है तुम वहाँ से क्यों निकल आई, तुम्हारे पास तो बहुत ही अच्छा मौका था नाई नोई से मिलने का, फिर तुमने ये मौका क्यों खो दिया। तो बेली कहती है अगर नाई नोई मुझसे नहीं मिलना चाहता तो मैं उन्हें फोर्स नहीं करूंगी और मैं ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं खड़ी करूंगी जिससे नाई नोई को तकलीफ हो। इतना तो मुझे पता है कि तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो ताकि तुम नाई नोई से बदला ले सको, लेकिन मैं तुम्हारे इस प्लान में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी और ना ही तुम्हें मेरा इस्तेमाल करने दूंगी नाई नोई को चोट पहुंचाने का। तो चाकित को बेली पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे पानी में फेंक देता है। तो बेली कहती है तुम्हें देखकर लगता है कि तुम नाई नोई से बहुत ही जलते हो, इसलिए तो तुम वो हर चीज कर रहे हो जिससे तुम नाई नोई को नुकसान पहुंचा सको, लेकिन याद रखना जितना तुम उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे उतना ही तुम्हें ही चोट पहुंचेगी। तो चाकित को और गुस्सा आ जाता है और वो बेली को कहता है क्या तुम मीटिंग के अंदर चलोगी या नहीं। तो बेली जाने से मना कर देती है। तो चाकित कहता है अगर तुम मीटिंग के अंदर नहीं जा सकती और तुम नाई नोई से नहीं मिल सकती तो क्या हुआ, पर नाई नोई तो तुमसे मिलने आ सकता है ना। तो बेली कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। आगे चाकित बेली को किडनैप करके एक आइलैंड पर लेकर जाता है और कहता है तुमने नाई नोई से मिलने का मौका खो दिया, लेकिन नाई नोई तुमसे मिलने का मौका कभी भी नहीं खोएगा। जैसे ही नाई नोई को पता चलेगा कि तुम मुसीबत में हो तो वह खुद ब खुद तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आएगा। अब बस तुम नाई नोई के आने का इंतजार करो। तो
बेली ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और बेली नहीं चाहती कि उसकी वजह से नाई नोई को कोई भी तकलीफ हो, तो वो चाकित से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है और वहाँ से भाग जाती है। पर चाकित उसका पीछा ही नहीं छोड़ता और उसके पीछे पीछे जंगल में चला जाता है। तो बेली पूछती है आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो चाकित कहता है क्योंकि मैं उससे नफरत करता हूँ, उसकी वजह से मेरा सब कुछ छीन गया। जिस कंपनी पर मेरा हक होना चाहिए था उस कंपनी को पापा ने नाई नोई को दे दिया, जो वो डिजर्व भी नहीं करता। इसलिए मैं उससे नफरत करता हूँ और उसे चोट पहुँचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तो बेली कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अंदर काबिलियत है कंपनी को संभालने की? तुम्हारी इसी तरह बचकानी हरकत को देखकर तुम्हारे पापा ने तुम्हें कंपनी नहीं सौंपी होगी। तुम्हारे पापा को लगता होगा कि तुमसे ज्यादा तुम्हारा छोटा भाई काबिल है इस कंपनी को संभालने के लिए, इसलिए उन्होंने नाई नोई को कंपनी की जिम्मेदारी दे दी, ना कि तुम्हें। तो चाकित को ये बात सुनकर और भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है मुझ में और नाई नोई में कोई फर्क नहीं है, मैं तो उससे ज्यादा काबिल हूँ। तुम्हें पता है मुझे उस कंपनी का मालिक क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि मैं निक रिविस का असली बेटा नहीं हूँ। बस मेरी यही कमी है कि मैं उस कंपनी का मालिक नहीं बना। तो बेली को चकित की ये सारी बातें सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और वो कहती है मुझे तुम्हारी स्टोरी जानकर बहुत ही बुरा लगा, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया में तुम इकलौते हो जिसे सिर्फ दुख है? तुम्हें पता है मैं एक अनाथ हूँ। बचपन में ही मेरे माँ पापा की मौत हो गई थी, उसके बाद मैं अनाथ आश्रम में रही। मुझे तो ये तक भी याद नहीं कि मेरे माँ पापा मेरे साथ कैसे थे, मेरा बचपन कैसे बीता। मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। मैं हमेशा अपने पास्ट को याद करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं कुछ भी याद नहीं कर पाती। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि तुम्हारे पास कम से कम पापा कहने के लिए कोई पापा तो है, मेरे पास तो कोई भी नहीं है। तो चाकित को बेली की स्टोरी जानकर बहुत ही बुरा लगता है, पर वो अपने गुस्से के आगे बेली की अच्छाइयों को नहीं देख पाता और कहता है मुझे तुम्हारी सहानुभूति नहीं चाहिए, इसलिए अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो मेरे साथ बाहर आकर नाई नोई का इंतजार करो या फिर इसी जंगल में पड़ी रहो। और तुम्हें बता दूं इस जंगल में बहुत ही खतरनाक जंगली जानवर हैं जो किसी भी टाइम तुम्हें खा सकते हैं। अब चॉइस तुम्हारी है कि तुम क्या करना चाहती हो। तो बेली चाकित के साथ जाने से मना कर देती है, तो चाकित भी उसे वहीं पर छोड़कर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ तब खुनतोन निक के कहने पर थाना को मारने के लिए तो चारिन भी इस मौके का फायदा उठाती है और खुनतोन को उसके बेटे का वास्ता देती है कि अगर वो मार्क को अपने रास्ते से हटा देगा तो उसका बेटा मेडिकल कंपनी का बॉस बन जाएगा। तो चारिन की सारी बातें सुन लेता है और थाना को मारने के लिए चला जाता है, लेकिन सही टाइम पर मार्क बीच में आ जाता है, जिस वजह से खुनतोन थाना को नहीं मार पाता, क्योंकि खुनतोन नाई नोई को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो निक का बेटा होता है और निक ने उसके लिए बहुत कुछ किया होता है जिसका एहसान वो पूरी जिंदगी नहीं चुका सकता। आगे कुछ देर बाद नाई नोई भी आ जाता है और वो चकित पर ही टूट पड़ता है और कहता है बेली कहाँ पर है? तो चकित नाई नोई की ऐसी हालत देखकर खूब हंसता है और कहता है मैं तुम्हारे चेहरे पर यही डर देखना चाहता था। तो मार्क को और गुस्सा आ जाता है और वो कहता है बेली कहाँ पर है? तो चकित कहता है बेली इसी जंगल में कहीं पड़ी होगी, जाकर उसे ढूंढ लो। तो मार्क बेली को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है और वो उसे हर जगह ढूंढता है, पर बेली उसे नहीं मिलती। इधर बेली सांप के डर से भागने लगती है, जिस चक्कर में वो खाई से नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर मार्क आ जाता है और वो उसकी जान बचा लेता है। और मार्क बेली को कहता है तुम ठीक हो ना, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा, मैं आ गया हूँ ना। तो बेली मार्क को देखकर खुश हो जाती है, पर वो बेहोश हो जाती है। आगे कुछ घंटे बाद जब बेली को होश आता है और वो अपने आप को इस तरह देखती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और मार्क को कहती है तुम मुझे इसी तरह पकड़े हुए यहाँ पर खड़े थे, तुम्हारे हाथ से तो खून भी जा रहा है, तुम्हें बहुत ही तकलीफ हो रही होगी ना। तो मार्क कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। आगे मार्क बेली की जान बचा लेता है और दोनों साथ में उस जंगल से बाहर निकल जाते हैं और बाहर बोट के आने का इंतजार करते हैं कि ताकि उन्हें कोई बोट मिल जाए और वो लोग इस आइलैंड से बाहर निकल सके। दूसरी तरफ मई और पोंग भी एक दूसरे से लड़ाई किए बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाते और एक दूसरे से लड़ाई करते करते आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं उन दोनों को ढूंढने के लिए। आगे मार्क बेली से पूछता है कि चकित ने आखिरकार तुम्हें क्या कहा और वो यहाँ पर तुम्हें किस मकसद से लेकर आया था। तो बेली कहती है चकित ने मुझे ये कहा कि अगर वो मुझे यहाँ पर लेकर आएगा तो नाई नोई मुझे बचाने के लिए जरूर आएगा, पर नाई नोई तो नहीं आया बल्कि तुम आए मुझे बचाने के लिए। तो मार्क ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और बेचारे को टेंशन होने लगती है कि कहीं बेली को पता तो नहीं चल गया कि वही नाई नोई है। एक्चुअली बेली को पता चल जाता है कि वही नाई नोई है, पर ये बात बेली मार्क को नहीं बताती और उससे छिपा कर रखती है। आगे मार्क और बेली को एक नाव मिल जाती है जो लुटेरे की होती है।
तो वो दोनों छिपकर उस नाव में बैठने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो बंदा आ जाता है और उन दोनों को पकड़ लेता है और वो बंदा उन लोगों को पुलिस समझकर उन पर गोली चलाने लगता है। तो मार्क भी पीछे नहीं हटता और अपनी और बेली की जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है, जिस चक्कर में मार्क के हाथों पर चोट लग जाती है। तो मार्क बेली को कहता है, तुम जाओ आइलैंड के बाहर नाव का इंतजार करो, कोई ना कोई हमें ढूंढने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा और तुम उसके साथ चली जाना, मैं इधर उन लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता हूँ। तो बेली कहती है, मैं नहीं जाऊंगी, अगर हमें जाना ही होगा तो हम साथ चलेंगे, मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। और बेली मार्क को छोड़कर नहीं जाती। आगे मार्क की तबीयत थोड़ी ठीक हो जाती है तो वो लोग आइलैंड के बाहर नाव का इंतजार करते हैं। आगे वो दोनों साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और मार्क बेली को किस भी करने वाला होता है, लेकिन तभी मार्क की हालत बहुत ही खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। तो बेली मार्क की ऐसी हालत देखकर खूब रोने लगती है कि तभी वहाँ पर मई और पोंग भी आ जाते हैं और वो लोग मार्क को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। आगे बेली की भी हालत ठीक नहीं रहती तो पोंग उसकी देखभाल करता है। आगे जब बेली को होश आता है तो वो सीधा मार्क के पास जाती है और उसे कहती है, तुम्हें ठीक होना ही होगा। और बेली ये बात कहकर रोने लगती है कि तभी वहाँ पर पोंग आ जाता है और बेली और मार्क को इस तरह देखकर पोंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो पोंग बेली को कहता है, तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें भी आराम करना चाहिए, तो चलो यहाँ से। पर बेली जाने का नाम ही नहीं लेती और ना ही वो मार्क को छोड़ती है। तो पोंग को ये सब देखकर बहुत ही बुरा लगता है। तो मई पोंग को कहती है, बेली को यहीं पर रहने दो, और मई पोंग को लेकर वहाँ से चली जाती है। तो पोंग मई को कहता है, तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आई, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसके साथ रहना चाहता था। तो मई कहती है, क्या तुम्हें जरा से भी अकल नहीं है, क्या तुम्हें नहीं दिखता कि वो तुमसे। और मई पोंग को ये बात बताने ही वाली होती है कि बेली उससे प्यार नहीं करती, पर वो ये बात पोंग को नहीं बता पाती। आगे निक को भी अपने बेटे के एक्सीडेंट के बारे में पता चल जाता है तो वो अपने बेटे से मिलने के लिए आता है। तो बेली जैसे ही निक को देखती है तो वो पूरी तरह पैनिक करने लगती है और वो निक को देखकर घबरा कर वहाँ से बाहर निकल आती है। तो मई बेली को इस तरह पैनिक करता हुआ देखकर पूरी तरह परेशान हो जाती है और बेली को शांत करने की कोशिश करती है। आगे जब मार्क को होश आता है और वो अपने सामने निक को देखता है तो वो उसे इग्नोर करता है। तो निक कहता है, मैं बस यहाँ पर तुम्हारा हाल चाल पूछने के लिए आया था और तुम्हें ये बताने के लिए आया था कि होटल के ओपनिंग के दिन मैं सबके सामने ये अनाउंस कर दूंगा कि तुम माइकल कंपनी के होने वाले बिग बॉस हो। तो मार्क ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो निक कहता है, इसमें मुझे तुम्हारी कोई भी राय नहीं चाहिए, ये मेरा आखिरी फैसला है जो तुम्हें मानना ही होगा। अगर तुमने मेरा फैसला नहीं माना तो उसके आगे क्या होगा तुम जानते ही हो। और निक ये फरमान सुनाकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारा मार्क ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। इधर बेली अपने दोस्तों को बता देती है कि उसे पता चल गया है कि काविन ही नाई नोई है। तो उसके दोस्त ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, अगर मार्क निक का बेटा है तो इसका मतलब तुम्हारे पेरेंट्स की मौत में उसका भी हाथ हो सकता है। तो बेली ये बात सुनकर परेशान हो जाती है और कहती है, मुझे नहीं लगता कि मार्क का मेरे पेरेंट्स की मौत में कोई भी हाथ होगा। वो कितना अच्छा है, उसने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करता है, मेरी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखता है, मुझे नहीं लगता कि मार्क का इसमें कोई भी हाथ होगा। तो पोंग कहता है, लेकिन हम कुछ यकीन के साथ नहीं कह सकते कि इसमें नाई नोई का कोई हाथ नहीं है, तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स की मौत में मेडिकल कंपनी और निक का हाथ है। तो बेली ये बात सुनकर परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ मार्क इस टेंशन में होता है कि कहीं बेली को पता तो नहीं चल गया कि वही नाई नोई है, अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ा बवाल आ जाएगा। तो मई कहती है, ऐसा क्यों, अगर बेली को पता चल भी गया कि तुम ही नाई नोई हो तो कुछ भी नहीं बदलेगा, उल्टा वो तुम्हारे साथ और टाइम स्पेंड करेगी और उसे ये बात जानकर तो और खुशी होगी ना, तो तुम ये बात उससे क्यों छुपा रहे हो। और इसी बात को लेकर दोनों में बहस होने लगती है। तो मार्क को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में ही मई को ये बात बता देता है कि उसके हाथों से ही बेली के पेरेंट्स की मौत हुई थी और आज बेली जिस भी हालत में है ये सब उसी की वजह से है। तो मई ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है कि तभी बेली मार्क से मिलने के लिए आती है। तो पोंग भी बेली के साथ आता है क्योंकि पोंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बेली और मार्क को एक दूसरे के करीब आते देखना। आगे बेली मार्क से मिलने के लिए आती है तो मार्क की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती क्योंकि जब भी वो अपनी पास्ट की बातें याद करता है तो वो पैनिक करने लगता है और लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाकर बेली के सामने अच्छे से बात करता है। और बेली भी मार्क के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसे भी नहीं पता कि मार्क ही नाई नोई है और बेली मार्क से एकदम नाई नोई की तरह बात करने लगती है और मार्क
को ये बात बहुत ही अजीब लगती है, जिस वजह से वो बहुत ही पैनिक करने लगता है और वो केक भी नीचे गिरा देता है। तो मई मार्क की ऐसी हालत देखकर समझ जाती है और वो बेली को कहती है, अभी मार्क की तबीयत ठीक नहीं है, तुम लोगों को घर जाना चाहिए। और मई उन दोनों को घर भेज देती है। इधर मार्क बहुत ही टेंशन में रहता है और बेचारा बहुत पैनिक भी कर रहा होता है कि कहीं बेली को उसकी सच्चाई तो नहीं पता चल गई, और बेचारा यही बात सोच सोच कर पूरी तरह पगला रहा होता है। तो मई कहती है, मुझे पता है कि तुमने उसके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन तुमने ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया, लेकिन तुम जो अभी कर रहे हो उससे बेली को बहुत ही चोट पहुंच रही है। तुम हमेशा उसे खुश रखना चाहते हो ना, लेकिन तुम अपनी ही हरकतों से उसे हमेशा अपसेट कर देते हो। क्या तुम यही चाहते हो? तो मार्क कहता है, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि वो खुश रहे, उसके लिए मैं वो सब करता हूँ जिससे उसे खुशी मिले। तो मई कहती है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम उसकी विश पूरी क्यों नहीं कर देते? बेली नाई नोई को अपना मसीहा मानती है और वो उसे बहुत पसंद भी करती है, तो तुम ये बात उसे क्यों नहीं बता देते? हाँ, मुझे पता है कि अभी बेली की याददाश्त जा चुकी है, उसे कुछ भी याद नहीं है कि उसके पास्ट में क्या हुआ था, लेकिन तुम पास्ट के भरोसे अपना फ्यूचर तो बर्बाद नहीं कर सकते ना। तो मार्क कहता है, तुम क्या चाहती हो कि मैं बेली को वो तकलीफ दे दूं जिससे मैंने उसे गुजारा है? तो मई कहती है, मैं ऐसा नहीं कह रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि जब तक बेली को अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं आता तब तक तुम उसके फ्यूचर को खूबसूरत बना सकते हो, तुम उसे वो सारी खुशियाँ दे सकते हो जो तुम उसे देना चाहते हो। आज ना कल उसे पास्ट की बातें याद आ ही जाएगी और उसके बाद उसकी लाइफ पूरी तरह हेल बन जाएगी, लेकिन तुम उसके फ्यूचर की वजह से उसका प्रेजेंट खराब नहीं कर सकते। तुम्हें उसके प्रेजेंट को खूबसूरत बनाना चाहिए और उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर तुम अपने पास्ट की बातों को लेकर इसी तरह बैठे रहे तो तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, और जब तुम खुद खुश नहीं रह पाओगे तो तुम बेली को कैसे खुश रख पाओगे? मुझे पता है तुम बेली से बहुत प्यार करते हो। तो मार्क कहता है, मैं बेली से प्यार नहीं करता। तो मई कहती है, यहाँ सबको पता है कि तुम बेली से कितना प्यार करते हो और तुम्हारी आंखों में दिखता है, बस तुम्हें ही नहीं दिखता। तो मार्क ये बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ चारिन अपने बेटे को मिरेकल कंपनी का बॉस बनाने के लिए नए नए प्लान बुनती है और मार्क और निक को उस कंपनी से बाहर निकालने की भी पूरी प्लानिंग कर लेती है। तो टॉम चारिन के इन सारे प्लानों को अच्छी तरह से जानता है, तो वो चारिन को वार्न करता है कि वो ऐसी हरकत ना करे जिससे बाद में उसे पछताना पड़े, पर चारिन उसकी एक भी नहीं सुनती, उल्टा उसे अपने साइड लेने की कोशिश करती है और कहती है, तुम चाकित के पापा हो, क्या तुम्हें चाकित के लिए बुरा नहीं लगता? तुमने मिरेकल कंपनी के लिए क्या कुछ नहीं किया। अगर तुम निक के साथ नहीं होते तो निक कभी भी ये मिरेकल कंपनी खड़ी नहीं कर पाता। मैंने सिर्फ तुमसे एक चीज मांगी थी कि रास्ते से मार्क को हटा दो ताकि चाकित इस कंपनी का मालिक बन सके, लेकिन तुमसे तो ये भी नहीं हो पाया। क्या तुम्हारे दिमाग में कभी भी ये आइडिया नहीं आया कि तुम इस कंपनी का मालिक अपने बेटे चाकित को बनाओ? तुमने आज तक चाकित के लिए कुछ भी नहीं किया और मैंने तुमसे कुछ मांगा भी नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक चीज मांग रही हूँ, प्लीज चाकित को मिरेकल कंपनी का बिग बॉस बना दो। तो टॉम कहता है, मैं अपने बेटे के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इस कंपनी से मेरे बेटे का कोई भला नहीं होने वाला, बल्कि तुम इस कंपनी पर राज करना चाहती हो चाकित के जरिए से, और मैं कभी भी निक से गद्दारी नहीं करूँगा। उसने मेरे लिए वो सब किया है जो कोई भी नहीं करता। क्या मुझे नहीं पता कि तुम ये सब पावर के लिए कर रही हो? तुम्हें अपने बेटे से कोई प्यार नहीं है। अगर तुम्हें अपने बेटे से प्यार होता तो तुम उसकी खुशियों के बारे में सोचती, ना कि अपनी खुशियों के बारे में। तो चारिन कहती है, बकवास करना बंद करो, तुम सिर्फ एक कुत्ते हो जो अपने मालिक के सामने सिर्फ पूंछ हिलाना ही जानता है, और तुम्हारा मालिक तुम्हें एक कुत्ते के अलावा कुछ भी नहीं समझता। मैं ये सब अपने बेटे के लिए कर रही हूँ और मैं चाकित को इस कंपनी का बिग बॉस बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तुम मेरा साथ दो या ना दो, मैं अपने बेटे को इस कंपनी का बॉस बना कर ही रहूंगी। और चारिन ये कहकर वहाँ से चली जाती है। पोंग मई के पास जाता है अपना ब्रेसलेट लेने के लिए, तो यहाँ पर भी दोनों में जमकर लड़ाई हो जाती है। तो मई पोंग को समझाने की कोशिश करती है कि जिस लड़की के पीछे वो भाग रहा है वो लड़की उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। अगर वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ा तो आगे चलकर उसे ही तकलीफ होगी, पर पोंग मई की एक भी बात नहीं सुनता। इधर बेली मार्क के साथ टाइम स्पेंड करती है और बेली मार्क को नहीं बताती कि उसे पता है कि वही नाई नोई है, और मार्क को भी भनक नहीं लगती कि बेली को इस बारे में कुछ भी पता है। आगे वो दोनों साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन इसी चक्कर में बेली का एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। तो मार्क जैसे ये सब देखता है तो उसे फिर से अपनी मॉम के दौरे पड़ने लगते हैं और उसे फिर से याद आने लगता है कि उसकी मॉम की मौत उसी की वजह से हुई थी। तो मार्क फिर से पैनिक करने लगता है। तो बेली उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, इसलिए वो खुद को ब्लेम करना बंद करे। तो मार्क कहता है, तुम ये फीलिंग नहीं समझ सकती, किसी अपने को अपने हाथों से मारना
कितना दर्दनाक होता है। उसकी यादें आपको सोने नहीं देती। तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। अगर तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा तो तुम भी इसी दर्द से गुजरोगी जिस दर्द से मैं गुजर रहा हूँ। तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। तो बेली कहती है, मैं कभी भी तुमसे नफरत नहीं करूंगी। मैं कभी भी पास्ट को लेकर अपना प्रेजेंट खराब नहीं करूंगी। तो मार्क अपने पास्ट को याद करके फिर से बेली से दूर जाने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने बेली के साथ बहुत ही गलत किया है। पर बेली मार्क से दूर नहीं जाती और उसे समझाती है, कोई भी गलती अगर अनजाने में की गई हो वो गलती नहीं होती, उसे तो भगवान भी माफ कर देते हैं। फिर हम इंसान क्या चीज है। और बेली मार्क को इसी तरह समझा कर अपने करीब लाती है। वेल, आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। आगे मार्क बेली को किसी कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर पोंग आ जाता है और उन दोनों को इस तरह देखकर तो पोंग पूरी तरह पगला जाता है और वो खींच कर नाई नोई को एक घुसा मारता है और कहता है, बेली मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके करीब जाने की। तो बेली पोंग को समझाने की कोशिश करती है पर पोंग उसकी एक बात भी नहीं सुनता, उल्टा उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। तो मार्क ये सब देखकर खूब रोता है। आगे पोंग बेली से डायरेक्टली पूछ ही लेता है कि आखिरकार वो उसके लिए क्या मायने रखता है, क्या वो सच में उससे प्यार करती है, क्या वो सच में उसे अपना बॉयफ्रेंड मानती है। पर बेली के पास कोई जवाब नहीं होता सिवाय टेस हुए बहाने के अलावा। तो पोंग भी उसकी खामोशी से समझ लेता है कि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो बेचारे पोंग का तो दिल ही टूट जाता है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। आगे पोंग मई के पास जाता है अपना दर्द कम करने के लिए। तो मई को भी पोंग की ऐसी हालत देखी नहीं जाती और वो उसके दुख को बांटने की कोशिश करती है, जिस चक्कर में वो दोनों ढेर सारी ड्रिंक कर लेते हैं और नशे की हालत में अजीब अजीब हरकत करते हैं। आगे मई को पोंग में एक सुंदर लड़की दिखाई देती है और पोंग को मई में एक लड़की, और दोनों एक दूसरे से नशे की हालत में इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं कि दोनों एक साथ एक रात बिताते हैं। अगली सुबह जब मई और पोंग की नींद खुलती है और वो दोनों एक दूसरे को इस हालत में देखते हैं तो वो दोनों पूरी तरह पगला जाते हैं। तो पोंग मई पर ही इल्जाम लगाने लगता है कि उसने उसके साथ जबरदस्ती की है और उसका फायदा उठाया है, वो भी एक लड़की समझकर। तो मई ये सब सुनकर तो और पागल ही हो जाती है और वो पोंग को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देती है। दूसरी तरफ आइली मार्क को फंसाने का एक मौका नहीं छोड़ती। तो चारिन ये सब देख लेती है और उसे आइली पर बहुत ही गुस्सा आता है। तो चारिन अपने बंदे से कहलवाकर आइली के बैकग्राउंड को चेक करवाती है कि आखिरकार ये लड़की कहाँ से आई है और उसका ये सब करने का क्या मकसद है। दूसरी तरफ आइली निक को मारने की पूरी प्लानिंग कर लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर मार्क आ जाए और आइली को कहता है, प्लीज मिरेकल कंपनी और निक से मत उलझो वरना आगे चलकर तुम्हें और तुम्हारे पापा को ही नुकसान होगा। पर आइली मार्क की एक बात भी नहीं सुनती। तो मार्क कहता है, तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ। तो आइली कहती है, हाँ मैं शुरुआत से ही जानती हूँ कि तुम काविन हो और तुमने अपने प्यारे हाथों से मेरे बॉयफ्रेंड की पूरी फैमिली को बेरहमी से मारा था और ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा था। लेकिन मैं ये बात किसी से भी नहीं कह पाई क्योंकि मुझ में मिरेकल कंपनी से लड़ने की ताकत नहीं थी, इसलिए मैं विदेश चली गई ताकि मैं खुद को स्ट्रांग बना सकूं और निक से अपने बॉयफ्रेंड मर्डर का बदला ले सकूं। तो मार्क कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये सब करने से तुम बच जाओगी और तुम्हें क्या लगता है कि निक को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा और तुम उसे इतनी आसानी से बेवकूफ बनाकर मार डालोगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मुझ पर भरोसा करो, मैं सबको इंसाफ दिलाऊंगा। मैं मिरेकल कंपनी को पूरी तरह बदल दूंगा। मुझे पता है मिरेकल कंपनी की वजह से बहुत सारे बेगुनाहों की जान गई है, लेकिन मैं मिरेकल कंपनी को पूरी तरह बदल दूंगा। प्लीज मुझ पर भरोसा करो। पर आइली मार्क पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती और कहती है, जिसने मेरे प्यार को अपने हाथों से मारा, मैं उस इंसान पर भरोसा करूं? तुम सब एक जैसे हो, तुम भी अपने बाप की तरह ही एक घटिया इंसान हो। मैं बेली को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगी कि तुमने ही उसकी फैमिली को मारा है। और आइली मार्क पर ही घटिया घटिया इल्जाम लगाने लगती है। तो जय को ये सब सुनकर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और वो कहता है, अगर तुमने अपना प्यार खोया है तो बेली के भाई की वजह से मार्क ने अपनी माँ को भी खोया है, लेकिन मार्क ने तो कभी भी बेली की फैमिली से बदला नहीं लिया। उसने बेली का कितना अच्छा ख्याल रखा, उसे एक बेटर लाइफ दी। क्या तुम्हें ये सब जानकर भी मार्क पर भरोसा नहीं हो रहा? तो आइली कहती है, इसमें बेली के भाई की कोई गलती नहीं थी, वो तो मार्क की माँ को बचाना चाहता था, लेकिन मैंने ही उसे फोर्स किया वहाँ से जाने के लिए क्योंकि मैं किसी केस के झमेले में नहीं पड़ना चाहती थी। ये सब मेरी गलती थी, लेकिन इसका खामियाजा बेली के भाई की पूरी फैमिली को भुगतनी पड़ी। तो मार्क जैसे ये सुनता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। वेल, यहाँ की स्टोरी ये होती है कि निक को गलतफहमी हो गई होती है। बेली की फैमिली की वजह से उसने अपनी प्यारी पत्नी को खो दिया, जिसे वो जान से भी ज्यादा प्यार करता था, और
इसी बात का निक को बेली की फैमिली से बहुत ही गुस्सा था और वो अपने गुस्से को काबू ना कर सका, जिस वजह से उसने बेली की फैमिली के साथ ऐसा किया। यहाँ की स्टोरी कुछ और ही होती है। एक्चुअली बेली के भाई ने मार्क की मॉम को नहीं मारा होता है। एक्चुअली वो दोनों घूमने जा रहे होते हैं कि तभी सामने मार्क की मॉम उनकी गाड़ी पर गिर जाती है। एक्चुअली किसी और गाड़ी ने मार्क की मॉम को उड़ाया होता है, पर वो बेली के भाई के गाड़ी के ऊपर गिर जाती है। तो सबको लगता है कि बेली के भाई ने ही मार्क की मॉम को मारा है। और बेली का भाई तो मार्क की मॉम की हेल्प भी करना चाहता था, पर आयली ही उसे रोक लेती है क्योंकि वो किसी भी केस के झमेले में नहीं पड़ना चाहती। मार्क को इस बारे में पता चलता है तो वो ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है कि एक गलतफहमी की वजह से निक ने अपने हाथों से कितना बड़ा गुनाह कर दिया। तो निक ये सब जानकर फिर से पैनिक करने लगता है। दूसरी तरफ चाकित की मॉम चाकित को ऐसे काम के लिए प्रेशराइज करने लगती है जो वो नहीं करना चाहता, पर उसे अपनी मॉम की वजह से वो सारे काम करने पड़ते हैं, जिस वजह से वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए बेली के पास जाता है, तो बेली उसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती, पर चाकित उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। एक्चुअली चाकित को बेली से प्यार हो गया होता है, इसलिए वो बार बार बेली के करीब जाने की कोशिश करता है, पर बेली को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आगे आयली बेली से मिलती है और उसे उसकी फैमिली के बारे में बताती है कि उसकी फैमिली का मर्डर हुआ था। तो बेली जैसे ये बात सुनती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिरकार उसकी फैमिली को किसने मारा। तो आयली इस बात का जवाब देने ही वाली होती है कि तभी वो देखती है कि कोई बंदा उस पर नजर रखे हुए है। तो आयली बेली को कहती है मैं तुमसे बाद में मिलने आऊंगी, और आयली ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बेली भी आयली के पीछे जाती है, लेकिन उससे पहले ही चाकित आयली को किडनैप करके वहाँ से लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ चाकित को आयली और बेली के कनेक्शन के बारे में पता चलता है कि उन दोनों के बीच कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। तो चाकित सीधा आयली के घर जाता है और उससे पूछता है कि आखिरकार उसका और बेली का क्या रिश्ता है। तो आयली पहले तो बताने से मना कर देती है, पर चाकित के डर से उसे बताना ही पड़ता है कि मार्क ने बेली की पूरी फैमिली को जान से मार डाला था। तो चाकित जैसे ये बात सुनता है तो वो खुश हो जाता है, क्योंकि उसके पास मार्क को दर्द देने का एक और हुक्म का इक्का आ गया होता है, जिससे वो मार्क को तकलीफ दे सकता है। इधर मार्क अपने बंदे को ऑर्डर देता है कि वो आयली का ख्याल रखे, क्योंकि आयली उसकी बहन के समान है और वो नहीं चाहता कि आयली को किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ हो। तो जय कहता है आप टेंशन मत लीजिए बॉस, मैं आयली का अच्छे से ख्याल रखूंगा और मैं दूर से ही उस पर नजर रखूंगा। आगे चाकित मार्क को कॉल करता है और उसे कहता है मुझे पता चल गया है कि तुमने बेली की फैमिली के साथ क्या किया था। तुमने उसकी फैमिली को जान से मार डाला ना। अगर ये बात बेली को पता चल गई तो वो तुमसे नफरत करेगी। तो मार्क चाकित को कहता है कि वो ऐसा ना करे, पर चाकित उसकी एक बात भी नहीं सुनता और कॉल कट कर देता है। कि तभी वहाँ पर बेली आ जाती है चाकित से मिलने के लिए और उसे पूछती है कि आयली कहाँ पर है। तो चाकित कहता है आयली सेफ है, तुम उसकी टेंशन मत लो। क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगी कि तुम्हारी फैमिली को किसने मारा है। तो बेली जैसे ये बात सुनती है तो वो चाकित से पूछने लगती है कि आखिरकार उसकी फैमिली को किसने मारा है। तो चाकित बेली को इतना परेशान देख उसे ये बात नहीं बता पाता, उल्टा उसके सामने विलन बनने की कोशिश करता है और कहता है मैं तुम्हें ये बात नहीं बताऊंगा, जिस तरह मैं तड़प रहा हूँ उसी तरह तुम भी तड़पोगी। कि तभी वहाँ पर मार्क आ जाता है और चाकित को बेली से दूर करता है और कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि बेली के साथ मिसबिहेव मत करना। तो चाकित कहता है ब्रो शांत हो जाओ, मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं है और मैं इतनी जल्दी बेली को सच्चाई तो बिल्कुल भी नहीं बताने वाला, मैं तुम्हें तिल तिल कर मारने वाला हूँ। आगे चाकित जाने से पहले बेली को ये बात बता देता है कि उसकी फैमिली के साथ जो भी हुआ है उस बारे में मार्क को भी पता है। तो बेली ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और चाकित ये बम फोड़कर वहाँ से चला जाता है। आगे मार्क को समझ में नहीं आता कि वो बेली का सामना कैसे करे। तो बेली उसके सामने हंसते खिलखिलाते हुए आती है और कहती है अगर तुम इस बारे में बात करना नहीं चाहते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, जब तुम्हारा मन करे तब मुझे तुम बता देना और तुम्हें मेरे लिए बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, क्या मैं तुम्हें थोड़ा टाइम भी नहीं दे सकती। और मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहती हूँ कि मुझे ये बात पता है कि तुम ही नाई नोई हो। तो मार्क जैसे ये सुनता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो बेली कहती है मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, तुम्हारा ये सब छुपाने का कोई ना कोई कारण जरूर होगा, इसलिए मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ और इन सब की वजह से तो मेरे अंदर तुम्हारी रिस्पेक्ट और बढ़ चुकी है, इसलिए खुद को गिल्ट फील करवाना बंद कर दो। आगे मार्क सीधा चाकित के पास जाता है और कहता है तुम बेली की लाइफ से दूर रहने का क्या लोगे,
तो चाकित कहता है अगर तुम बेली की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाओगे तो मैं बेली को छोड़ दूंगा, इसलिए अब फैसला तुम्हारा है। और चाकित ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे मार्क बेली की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर जाने का प्लान बना लेता है। तो बेली मार्क से पूछती है क्या ये बात सच है कि मेरी फैमिली के मौत में मिरेकल कंपनी का हाथ है? तो मार्क कहता है हाँ, और उससे माफी भी मांगता है। तो बेली जैसे ये बात सुनती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मार्क बेली की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाता है। तो बेली ये सब देखकर पूरी तरह सैड हो जाती है और पूरी तरह देवदास मोड में चली जाती है। आगे मई और पोंग को पता चलता है कि मई प्रेग्नेंट है। तो पोंग ये बात सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो अपनी जिम्मेदारी से भागने लगता है। तो मई कहती है मुझे भी तुम जैसे घटिया इंसान से कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी लाइफ में खुश रहो और मैं अपनी लाइफ में खुश रहूंगी। तो बेचारा पोंग इस प्रेगनेंसी की बात को सुनकर पूरी तरह डर गया होता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। और पोंग अपनी जिम्मेदारी से भागकर वहाँ से चला जाता है। आगे मार्क मिरेकल को बदलने की पूरी प्लानिंग कर लेता है और वो वहाँ के कुछ स्टाफ को चेंज भी करने लगता है। तो निक को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो मार्क को ये काम बंद करने को भी कहता है, पर मार्क उसकी एक भी नहीं सुनता। इधर चारिन के पूरे प्लान पर पानी फिर रहा होता है क्योंकि वो सारे बंदे उसके काम के हो जिसे मार्क अपनी कंपनी से बाहर निकाल रहा होता है। दूसरी तरफ मई को बेली की ऐसी हालत नहीं देखी जाती। तो मई मार्क और बेली को मिलाने का एक प्लान बनाती है और वो उन दोनों को मिलाती भी है, पर मार्क बेली को देखकर उससे दूर भागने लगता है। तो बेली उसका पीछा ही नहीं छोड़ती कि तभी मार्क को कंपनी से एक इम्पोर्टेंट कॉल आता है और मार्क वहाँ से चला जाता है। तो बेली भी मार्क के पीछे जाती है। आगे मार्क को पता चलता है कि एक बंदा उसकी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर भाग गया है। तो मार्क उस बंदे के पीछे जाता है उससे बात करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही एक बंदा उसे मारकर वहाँ से जा चुका होता है। तो मार्क ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है कि तभी वहाँ पर बेली आ जाती है और उस बंदे को मरा हुआ देखकर तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसे लगता है कि ये सारा काम मार्क ने ही किया है। तो मार्क बेली को समझाने की कोशिश करता है कि उसने उस बंदे को नहीं मारा, पर बेली उसकी एक बात भी नहीं सुनती और उसे खूनी समझकर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। आगे मार्क बेली से मिलने के लिए जाता है और उसे बताता है कि उसने उस बंदे को नहीं मारा और वो ये बात कहकर जाने लगता है। तो बेली कहती है बस तुम मुझे यही बताने के लिए यहाँ पर आए थे? तो मार्क कहता है हाँ, मैं बस यही बताने के लिए यहाँ पर आया था कि मैंने उस बंदे को नहीं मारा। तो बेली कहती है मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे जो इलीगल होगा, तभी के लिए मुझे माफ कर दो कि तभी मैं कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गई। तो मार्क कहता है तुम माफी क्यों मांग रही हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आगे बेली मार्क से सीधा पूछ ही लेती है कि आखिरकार उसकी फैमिली को किसने मारा, क्योंकि वो ये बात जानने के लिए मरी जा रही है। वो सबके सामने ऐसा प्रिटेंड तो कर देती है कि वो बहुत खुश है और वो अपने पेरेंट्स के मौत के बारे में कुछ भी जानना नहीं चाहती, लेकिन मुझे जानना है कि मेरे पेरेंट्स का खून किसने किया है, प्लीज मुझे बता दो। और तुमने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया? जब भी मैं किसी मुसीबत में फंसती हूँ तुम हमेशा मेरी हेल्प करने के लिए आ जाते हो। आखिरकार तुम्हारा ये सब करने का क्या इरादा है, प्लीज मुझे बताओ। तो बेचारा मार्क बेली को इतना परेशान देखकर पूरी तरह परेशान हो जाता है और उसे भी रहा नहीं जाता और वो बेली को पूरी सच्चाई बता देता है कि उसने ही उसके पेरेंट्स को मारा था। तो बेली ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो मार्क कहता है मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें ये बात ना पता चले, लेकिन तुम्हें ये बात पता चल ही गई है। तो अब तुम मुझसे नफरत करो या मुझे गालियाँ दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। इसलिए प्लीज मुझसे नफरत करो, मुझे गालियाँ दो, मुझे कोसो और तुम्हारा जो मन करे वो करो तुम मेरे साथ, मैं उफ तक नहीं करूँगा। और मार्क ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी बेली ये बात हजम ही नहीं कर पाती कि मार्क इतना बड़ा धोखा उसके साथ कर सकता है और उसके लिए इस बात पर यकीन करना तो नामुमकिन ही हो जाता है कि मार्क ने उसकी फैमिली को मारा है, क्योंकि मार्क ने कभी भी उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, उल्टा उसके साथ हमेशा अच्छा ही किया है। तो फिर वो उसे इतना बड़ा दर्द कैसे दे सकता है? ये मार्क बेली को ये सच्चाई बताकर पुकेट शिफ्ट हो जाता है और वो बेली से बहुत ही कम मिलता है। दूसरी तरफ बेली को जब पता चलता है कि मई प्रेग्नेंट है तो वो ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और अपने भाई से पूछती है कि वो इतनी बड़ी गलती कर कर अपनी जिम्मेदारी से पीछे कैसे हट सकता है। तो पोंग कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मई ने मेरा फायदा उठाया है और इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और पोंग मई से अपना सारा पल्ला झाड़ लेता है। तो बेली को अपने भाई पर बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि वो मई और अपने बच्चे की जिम्मेदारी छोड़कर बेली को प्रपोज करने के लिए जा रहा होता है। तो बेली अपने भाई के सामने खड़ी हो जाती
जाती है और कहती है, अगर आज पापा जिंदा होते तो वो कभी भी तुम्हें इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करने नहीं देते। मुझे पता है कि तुम दोनों से गलती हुई है, लेकिन इस गलती की जिम्मेदारी उस बच्चे की तो नहीं है। उस बच्चे का क्या कसूर था जिसे तुम इस तरह ट्रीट कर रहे हो? तुम हमेशा हमारी माँ से इसी बात पर गुस्सा थे ना, क्योंकि वो हमें बचपन में छोड़कर एक अमीर आदमी के साथ भाग गई। लेकिन अब जो तुम कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम माँ के नक्शे कदम पर चल रहे हो? तुम भी अपने बच्चे की जिम्मेदारी छोड़कर भाग रहे हो। कुछ तो इंसानियत दिखाओ। उस बच्चे का क्या कसूर है? क्या उस बच्चे की नसीब में माँ बाप का प्यार नहीं लिखा? क्या तुम चाहते हो कि वो बच्चा भी बिना बाप के पले? जरा इस बारे में सोचो। तो पोंग जैसे ये सारी बातें सुनता है तो उसकी अंतरात्मा उसे झिझोड़ने लगती है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। तो बेली को लगता है कि पोंग पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ और वो बेली को प्रपोज करने के लिए गया है। आगे पोंग बेली को प्रपोज करने के लिए जाता है तो बेली उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, पर पोंग बीच में ही कल्टी मार लेता है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होता है कि वो उस बच्चे के साथ गलत कर रहा है। चाहे वो बच्चा उन दोनों के प्यार की निशानी ना हो, पर वो बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और वो उस बच्चे के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी नहीं कर सकता। तो पोंग डिसाइड कर लेता है चाहे कुछ भी हो जाए वो उस बच्चे की जिम्मेदारी लेगा और एक अच्छा बाप बनकर दिखाएगा। आगे बेली बेलून के पास जाती है और उससे पूछती है कि पोंग को क्या हो गया, वो इस तरह की हरकत क्यों कर रहा है। तो बेलून बेली को पोंग की इतनी बड़ी गलती के बारे में नहीं बता पाती क्योंकि उससे बोला ही नहीं जाता। आगे पोंग सीधा मई के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ, इसलिए तुम मुझसे मेरा हक नहीं छीन सकती। तो मई कहती है, बहुत जल्दी ही याद आ गया कि तुम बाप बनने वाले हो, लेकिन याद रखना तुम्हारा इस बच्चे से कोई वास्ता नहीं है, मैं इस बच्चे को अकेले ही पाल लूंगी। तो पोंग कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हम दोनों के बीच जो भी हुआ उसकी जिम्मेदारी हम दोनों की है और इस बच्चे पर मेरा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा है। पर मई पोंग की किसी बात का कोई जवाब नहीं देती और उसे अपने आप से दूर रहने की सलाह देती है, पर पोंग उसकी एक बात भी नहीं सुनता और उसके साथ गोंद की तरह चिपक जाता है कि तभी वहाँ पर यांग आ जाता है और उन दोनों को इस तरह देखकर पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो पोंग अपनी जल्दबाजी में अपना बड़ा सा मुंह यांग के सामने खोल देता है कि मई प्रेग्नेंट है। तो यांग जैसे ये सुनता है कि मई बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो गई है, उसका पारा तो 7वें आसमान पर ही पहुँच जाता है। तो वो मई से, तुम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकती हो? तुमने हमारे खानदान का नाम बुरा दिया, तुम शादी से पहले प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? अगर समाज को इस बारे में पता चलेगा तो तुम्हें पता है मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। तुम्हारे बच्चे का होने वाला बाप कौन है? किस कमीने के साथ तुमने मुंह काला किया, मुझे बताओ। तो पोंग कहने ही वाला होता है कि वो इस बच्चे का बाप है कि उससे पहले ही वहाँ पर मार खा जाता है और यांग के सामने ये कह देता है मई के पेट में पल रहा बच्चा उसका है। तो यांग जैसे ये सुनता है तो वो खींचकर माँ को एक थप्पड़ लगाता है और कहता है, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम भी एक घटिया इंसान निकले। और यांग अपना सारा गुस्सा मार्क पर निकालकर वहाँ से चला जाता है। आगे मई मार्क को कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत से कितना बड़ा बवाल मच सकता है। तो मार्क कहता है, तुम मेरी परवाह मत करो, मैंने जो भी किया है वो सब जानबूझकर किया है। तो मई कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो मार्क कहता है, तुम ज्यादा मत सोचो, आगे का मामला मैं संभाल लूंगा। तो पोंग भी बीच में बोलने लगता है और कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? ये होने वाला बच्चा मेरा है, फिर तुमने इस बच्चे को अपना नाम क्यों दिया? तो मई कहती है, बकवास करना बंद करो, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है और हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए आइंदा से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और मई ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारे पोंग का तो दिल ही टूट जाता है, पर उसके लिए एक तरह से अच्छा भी होता है क्योंकि अगर यांग को पता चल जाता है कि मई के पेट में पलने वाला बच्चा उसका है तो यांग उसे कच्चा ही चबा जाता। आगे मार्क बेली से दूरी बनाकर रखता है, जहाँ पर भी वो बेली को देखता है वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। तो बेली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इधर चारिन अपने बंदों के साथ मिलकर निक और मार्क के खिलाफ साजिश रचती है और मार्क के दिमाग में ये बात डालने की कोशिश करती है कि दूसरे गैंग वाले लोग उसके बंदे को मार रहे हैं, अगर उसने कोई एक्शन नहीं लिया तो वो गैंग वाले लोग उसके सारे बंदों को मार डालेंगे। तो निक ये सब बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। आगे चारिन खुनटोन को भी अपने साथ मिलाने की पूरी प्लानिंग कर लेती है और खुनटोन भी उसकी बातों में आ जाता है। उसके बाद मार्क बेली को अपने ठिकाने पर लेकर जाता है और उसे वहाँ पर स्पेशल फील करवाता है और यहाँ पर दोनों साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ मई को समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो अपनी लाइफ में आगे क्या करे, क्योंकि उसने अपने पापा का घर तो छोड़ दिया होता है और उनके पैसों को भी लात मार दी होती है, जिस वजह से उसके पास जाने का कोई ठिकाना नहीं बचता।
तो पोंग मई को सपोर्ट करता है और उसे सहारा देने की कोशिश करता है। आगे पोंग मई को अपने घर लेकर जाता है और कहता है जब तक तुम्हारा मन करे तुम यहाँ पर रह सकती हो। और पोंग और बेलून मई का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। तो मई उन लोगों के साथ बहुत ही कंफर्टेबल फील करती है। दूसरी तरफ मार्क अपने पापा से मिलने के लिए जा रहा होता है कि अब वो आगे क्या करने वाले हैं कि तभी मार्क खुनतोन को चारिन से बात करते हुए सुन लेता है और मार्क को पता चल जाता है कि खुनतोन भी चारिन के साथ मिला हुआ है और वो दोनों साथ में मिलकर निक को बर्बाद करने का प्लान बना रहे हैं। तो मार्क सीधा अपने पापा के पास जाता है और उन्हें आगाह भी करता है कि खुनतोन उसे धोखा दे रहा है, पर उसके पापा उसकी बातों पर बिलीव नहीं करते और कहते हैं मुझे खुनतोन पर पूरा भरोसा है, वो कभी भी मुझे धोखा नहीं देगा और ना ही मेरे साथ कभी भी गद्दारी करेगा। तो मार्क कहता है आपको अपने बेटे से ज्यादा इस बाहर वाले पर भरोसा है कि ये आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, इस इंसान से दूर रहिए वरना बाद में आपको बहुत ही पछताना पड़ेगा। और मार्क ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ चारिन निक और मार्क को अपने रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग कर लेती है, क्योंकि अगर वो दोनों रास्ते से हट गए तो पूरी मिरेकल कंपनी उसकी और उसके बेटे की हो जाएगी। तो चारिन अपने इस प्लान पर काम करने लगती है। आगे जब चाकित को इस बारे में पता चलता है तो वो अपनी मॉम को इतना बड़ा गुनाह करने से रोकता है, क्योंकि चाकित अपने पापा से बहुत ही प्यार करता है। चाहे वो उसका असली बेटा हो या ना हो, पर वो अपने पापा से बहुत प्यार करता है। तो चाकित अपनी मॉम को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर उसकी मॉम उसकी एक भी नहीं सुनती, उल्टा उसे रूम में बंद कर देती है और कहती है जब तक मैं अपने प्लान को पूरी तरह एग्जीक्यूट ना कर लूं तब तक तुम इसी रूम में बंद रहोगे और तुम इस रूम से बाहर नहीं निकलोगे। और चारिन चाकित को रूम में बंद करके वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा चाकित चिल्लाता रहता है कि मॉम आप ऐसी गलती मत कीजिए, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, पर उसकी मॉम उसकी एक भी नहीं सुनती और बेचारा चाकित चिल्लाता रह जाता है। दूसरी तरफ मार्क बेली को कहता है मुझे किसी काम से बाहर जाना होगा, इसलिए तब तक तुम्हें यहीं पर रहना होगा, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए तुम यहीं पर हो और तुम्हारी सारी चीजों का ख्याल मेरा बंदा रख लेगा। मैं बहुत जल्द सारे काम निपटा कर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा, ठीक है। तो बेली कहती है तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं यहीं पर रहूंगी और तुम्हारे हुक्म का पालन करूंगी। तो मार्क बेली को अपने बंदे के हवाले करके वहाँ से चला जाता है। आगे मार्क हांगकांग से वापस आ जाता है और वहाँ पर आकर चारिन के प्लान का पता लगाने की कोशिश करने लगता है कि आखिरकार चारिन निक के साथ क्या करने वाली है। और मार्क अपने बंदे को चारिन के पीछे भी लगा देता है ताकि वो उसकी सारी हरकतों पर नजर रख सके। दूसरी तरफ बेली को जब पता चलता है कि मार्क उसे हांगकांग में ही छोड़कर वो वापस घर चला गया है तो वो ये बात सुनकर परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि मार्क किसी मुसीबत में है। तो वो उस गार्ड को कहती है कि वो उसे उसके घर वापस छोड़ आए, पर वो बंदा उसे घर वापस छोड़ने के लिए मना कर देता है, क्योंकि मार्क ने उसे ऑर्डर दिया होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे बेली की सेफ्टी का ख्याल रखना होगा और बेली को कुछ भी होने नहीं देना होगा। इसलिए वो बंदा बेली की एक बात भी नहीं मानता कि तभी उस गार्ड के फोन पर निक का कॉल आता है। तो बेली उस कॉल को उठाती है और निक से बात करती है और कहती है मुझे आपसे मिलना है, क्योंकि मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। आगे बेली निक से मिलती है और निक को कहती है आप वापस जा रहे हैं ना, मुझे भी आपके साथ जाना है। तो निक कहता है तुम्हें पता है ना कि मार्क तुम्हें यहाँ पर क्यों छोड़ कर गया है, क्योंकि उसे तुम्हारी सेफ्टी की टेंशन हो रही थी, इसलिए वो तुम्हें यहाँ पर छोड़ कर गया है, क्या तुम भूल गई? तो बेली कहती है हाँ मुझे पता है कि मार्क मेरी सेफ्टी की वजह से वो मुझे यहाँ पर छोड़ कर गया है, लेकिन मैं यहाँ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती, जबकि मैं ये जानती हूँ कि मार्क मुसीबत में है, मुझे वापस जाना है और उसके पास रहना है, प्लीज मुझे अपने साथ लेकर चलिए। तो निक बेली को मना नहीं कर पाता और उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ चारिन निक को मारने की पूरी प्लानिंग कर लेती है। निक जिस हेलीकॉप्टर से वापस थाई आ रहा होता है वो उस हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की जगह बम फिट कर देती है। जैसे ही वो प्लेन लैंड होगा वैसे ही वो बम फट जाएगा और उन लोगों की मौत हो जाएगी। और चारिन अपने इस प्लान पर बहुत ही खुश हो रही होती है कि वो एक तीर से दो शिकार करेगी। दूसरी तरफ पंग और मई को पता चलता है कि बेली निक के साथ है तो वो लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं और वो दोनों बेली को लेने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं। इधर मार्क चारिन का पीछा कर रहा होता है और मार्क को लगता है कि चारिन उसके जाल में फंस रही है, पर चारिन उल्टा उसे ही अपने जाल में फंसा रही होती है। और चारिन चारों तरफ से मार्क को घेर लेती है और उसे मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर बीरू आ जाता है और उन लोगों की जान बचा लेता है और वो लोग चारिन को चकमा देकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे मार्क को पता चलता है कि जिस प्लेन से उसके पापा वापस आ रहे हैं उस प्लेन में बम फिट है। तो मार्क जैसे ये सुनता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और अपने पापा को बचाने के लिए एयरपोर्ट पे जाता है कि तभी उधर से वो प्लेन आ रही होती है। तो मार्क उन्हें रोकने की बहुत कोशिश कर कि वो यहाँ पर प्लेन लैंड ना करे, क्योंकि जैसे ही वो लोग लैंड करेंगे वैसे ही वो बम ब्लास्ट हो जाएगा। और मार्क रोकने की
की बहुत कोशिश करता है पर वो प्लेन नहीं रुकती और वो सीधा लैंड कर जाती है, जिस वजह से वहाँ पर बम ब्लास्ट हो जाता है। तो मार्क जैसे ये देखता है तो वो पूरी तरह पागल हो जाता है और अपने पापा के लिए आंसू बहाने लगता है और वो पागलों की तरह करने लगता है। लेकिन उसके दोस्त उसे रोक लेते हैं कि तभी वहाँ पर पोंग और मई भी आ जाते हैं और मार्क को बताते हैं कि जिस प्लेन में निक बैठा हुआ था उसी प्लेन में बेली भी बैठी हुई थी। तो मार्क जैसे ये सुनता है कि बेली भी इसी प्लेन में थी, वो तो पूरी तरह पागल हो जाता है और बेली को बचाने के लिए जाने लगता है पर उसके दोस्त उसे रोक लेते हैं। लेकिन मार्क फिर भी नहीं रुकता कि तभी उधर से बेली आती है। तो मार्क जैसे ही बेली को देख तो तब उसके जान में जान आती है और वो बेली के पास दौड़कर जाता है और उसे जाकर गले लगा लेता है। तो मार्क बेली को कहता है तुम ठीक हो ना, तुम यहाँ पर कैसे आई? तो बेली कहती है हाँ मैं निक के साथ ही थी, लेकिन उन्होंने मुझे दूसरे प्लेन में आने को कहा था इसलिए मैं थोड़ी लेट आई। और बेली उसे कुछ बताने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर गोलीबारी होने लगती है। तो मार्क बेली को लेकर वहाँ से चला जाता है और सब अपनी जान बचाने लगते हैं। इधर मई भी पोंग की जान बचाता है और अपने बच्चे और मई की हिफाजत करने की हर मुमकिन कोशिश करता है। दूसरी तरफ बेली और मार्क चारिन के गुंडों से अपना पीछा छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं पर वो गुंडे इतने ज्यादा होते हैं कि वो लोग उसका पीछा ही नहीं छोड़ते। तो मार्क को लास्ट में अपने रौद्र रूप में आना ही पड़ता है और अपनी और बेली की जान बचाने के लिए उन गुंडों से लड़ाई करनी पड़ती है और उन्हें गोली मारनी पड़ती है। तो मार्क बेली की जान बचाने के लिए उन सारे गुंडों को जान से मार डालता है। तो बेली जैसे ही बंदूक की आवाजें सुनती है तो उसके दिमाग पर इसका बहुत ही गहरा असर होता है और उसे अपनी पास्ट की सारी बातें याद आने लगती है और फाइनली बेली को अपने पास्ट की सारी बातें याद आ जाती है। तो जैसे ही बेली को अपने पास्ट की सारी बातें याद आती है तो वो पूरी तरह डर जाती है और वो मार्क को देखकर तो और डर जाती है। तो मार्क बेली के पास जाता है और उसे पूछता है तुम ठीक हो ना? तो बेली मार्क को देखकर इतना डर जाती है कि बेचारी बेहोशी हो जाती है। तो मार्क बेली को अपने साथ लेकर जाता है और उसकी देखभाल करता है। दूसरी तरफ चाकित अपने पापा की मौत की खबर सुनकर तो पूरी तरह पागल हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। कि तभी उसकी मॉम आती है और उसे समझाती है जिसे जाना था वो जा चुका है, मुझे भी तुम्हारे पापा के जाने का बहुत बुरा लग रहा है लेकिन ये सब करना जरूरी था क्योंकि अगर तुम्हारे पापा जिंदा रहते तो वो कभी भी तुम्हें मेडिकल कंपनी का वारिस कभी भी नहीं बनाते, क्योंकि उन्होंने कभी भी तुम्हें अपना बेटा समझा ही नहीं, उन्होंने तो सिर्फ मार्क को ही अपना बेटा समझा था। चाहे तुम अपने पापा के लिए कुछ भी कर लो या उनके लिए अपनी जान भी क्यों ना दे दो, फिर भी तुम्हारे पापा कभी भी तुम्हें अपने जायदाद का वारिस नहीं बनाते। जिस तरह तुम्हें अपने पापा के जाने का गम है उसी तरह मुझे भी उनके जाने का बहुत गम है, क्योंकि मैं भी उनसे बहुत प्यार करती थी और मुझे भी उनके साथ ये सब करके अच्छा नहीं लग रहा, मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन मेरे बेटे की भलाई इसी में है और तुम्हें इस पूरी कंपनी का वारिस बनाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। इसलिए खुद को इस गम से बाहर निकालो और अपने आप को संभालो, क्योंकि अब इस कंपनी के इकलौते वारिस तुम हो और तुम्हें ही इस कंपनी को संभालना है, समझे? और चारिन अपने बेटे को अपने बातों में इस तरह घुमाती है और उसके ब्रेन को इस तरह वॉश करती है कि बेचारा चाकित भी अपनी माँ की ही बोली बोलने लगता है। तो चाकित कहता है लेकिन अभी मार्क का कुछ भी पता नहीं चला है। तो चारिन कहती है तुम मार्क की टेंशन मत लो, मेरे बंदे उसे ढूंढ रहे हैं, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, इसलिए तुम उसकी परवाह मत करो और जैसा मैं कहती हूँ बस वैसा ही करो, समझे? दूसरी तरफ बेली को होश आ जाता है तो वो जैसे ही मार्क को देखती है तो वो पूरी तरह घबराने लगती है और उससे नजर भी नहीं मिला पाती और मार्क ये सब नोटिस कर रहा होता है। पर उसे ये बात पता नहीं होती कि बेली की याददाश्त वापस आ चुकी है। तो मार्क बेली से अच्छे से ही बात करता है लेकिन बेली उससे दूर भागती है। बेली मार्क से जितना भी दूर भाग ले उसे उसका दर्द देखा नहीं जाता और वो उसके जख्मों पर दवाई भी लगाने जाती है। तो मार्क बेली से बात करने की कोशिश करता है पर बेली उसकी सारी बातों को अवॉइड करती है और उसे नजर भी नहीं मिलाती। तो मार्क समझ जाता है कि बेली किसी बात से बहुत ही परेशान है। तो मार्क बेली से पूछता भी है कि क्या बात है, पर बेली उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। तो मार्क समझ जाता है कि बेली की याददाश्त वापस आ चुकी है। तो मार्क सीधा बेली को कह भी देता है तुम्हारी याददाश्त वापस आ चुकी है ना, इसलिए तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पा रही। तो बेली कहती है हाँ मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है और मैंने तुमसे प्रॉमिस भी किया था कि कभी भी मेरा पास्ट हमारे बीच नहीं आएगा, लेकिन जब से मुझे सब कुछ याद आया है तब से मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। मैं हमेशा सोचती थी कि हमारा पास्ट कभी भी हमारे बीच नहीं आएगा, लेकिन मैं क्या करूं, जब भी मैं तुम्हें देखती हूं तो मेरे सामने वही सीन दोबारा वापस आ जाता है जिसे मैं हमेशा भूलना चाहती थी। मैं हमेशा चाहती थी कि मेरी याददाश्त वापस आ जाए, लेकिन अब जब आ चुकी है
तो मैं इसे भूलना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसे भूल नहीं पा रही। ऐसा नहीं है कि मुझे तुमसे नफरत है या मुझे तुम्हें देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तुमसे नफरत नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे कुछ टाइम चाहिए खुद को नॉर्मल करने के लिए, इसलिए प्लीज मुझे कुछ टाइम दे दो। और बेली ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा मार्क ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और बेचारे का दिल तो पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि मार्क जिस बात के लिए हमेशा डरता था कि जब बेली की याददाश्त वापस आ जाएगी और उसे वो सब याद आ जाएगा कि उसने ही उसके पेरेंट्स को मारा था, तब बेली का क्या रिएक्शन होगा, क्या बेली उसे माफ कर पाएगी, क्या वो दोनों फिर से एक नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे और क्या उन दोनों के वैसा ही प्यार रहेगा जैसा पहले था। और मार्क यही सब सोच सोच कर सैड रहता है और इधर बेली भी अपनी यादों की कसम में झूल रही होती है और ना ही वो मार्क के साथ टाइम बिता पाती है, क्योंकि जब भी वो मार्क को देखती है तो उसे बचपन की वो सारी बातें याद आने लगती है जो भी मार्क ने उसकी फैमिली के साथ किया होता है, जिस वजह से बेली बहुत ही परेशान रहती है। तो अंकल आंटी उसे बाहर घुमाने के लिए लेकर जाते हैं ताकि वो अच्छा फील कर सके। तो मार्क भी बेली के पीछे जाता है और बेली के सामने एक नौकर बनकर पेश होता है और अपना चेहरा भी बेली को नहीं दिखाता, क्योंकि जब भी बेली उसका चेहरा देखती है तो उसके सामने वही सब घूमने लगता है जो वो भूलना चाहती है। तो मार्क बेली को उस दर्द से निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि जब मार्क दर्द में था और वो इस गिल्ट में जी रहा था कि उसकी वजह से बेली अनाथ हो गई और उसे दर दर की ठोकर खानी पड़ी, तो बेली ने ही उसे सपोर्ट किया था और उसने ही उसे उसकी गिल्ट से बाहर निकाला था। तो अब मार्क की बारी है कि वो बेली के गिल्ट को उसके अंदर से बाहर निकाले और उसे उसके दर्द से आजाद करके प्रेजेंट में जीना सिखाए। तो मार्क एक नौकर बनकर बेली के साथ टाइम स्पेंड करता है और उसे खुश रखने की कोशिश करता है, पर बेली उसकी बातों से समझ जाती है कि ये मार्क है। तो बेली कहती है, मैं तुमसे नफरत नहीं करती, इसलिए अब तुम्हें अपना चेहरा छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं थोड़ा सा अपने आप से ही नाराज हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए खुद को संभालने का। तो मार्क कहता है, तुम्हें जितना टाइम चाहिए मैं तुम्हें उतना टाइम दूंगा, जिस तरह तुमने मुझे सपोर्ट किया था उसी तरह मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा और तुम्हारे इस दर्द से तुम्हें बाहर निकालूंगा। और मार्क अपनी बातों से बेली को शांत करने की कोशिश करता है, तो बेली भी शांत हो जाती है। इधर चारिन बहुत ही खुश हो रही होती है निक की मौत से और वो बहुत ही खुशी खुशी निक का अंतिम संस्कार भी करती है, लेकिन लोगों के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसे निक के जाने का बहुत गम है। आगे बेली मार्क से पूछती है, तुम आगे क्या करने वाले हो? तो मार्क कहता है, मुझे पता है कि निक को चारिन ने ही मारा है, तो मैं चारिन को उसके पापों की सजा देकर रहूंगा। तो बेली कहती है, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई थी, तुम्हारे पापा जिंदा हैं। जिस एरोप्लेन का एक्सीडेंट हुआ था उस एरोप्लेन में तुम्हारे पापा नहीं थे, तुम्हारे पापा मेरे साथ मेरे प्लान में आए थे। शायद उन्हें चारिन के प्लान के बारे में पता चल गया था, इसलिए उन्होंने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी थी। शायद इसी वजह से उनकी जान बच गई। जब तुम उस हादसे की वजह से पूरी तरह टूट गए थे और पागलों की तरह कर रहे थे, तो तुम्हारे पापा और मैं ये सब देख रहे थे। मैं तुम्हें उस दर्द में नहीं देख पा रही थी, मैं तुम्हारे पास जाना चाहती थी, पर तुम्हारे पापा ने मुझे रोक लिया था, जिस वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं जा पाई। लेकिन बाद में उन्होंने खुद मुझे तुम्हारे पास जाने की परमिशन दे दी थी, क्योंकि वो भी तुम्हें दर्द में नहीं देख पा रहे थे। तो मार्क ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो बेली कहती है, अब तो तुम्हें पूरी सच्चाई पता चल गई है ना, तुम अब क्या करने वाले हो? तो मार्क कहता है, मैं वही करूंगा जो मैंने सोचा था। और मार्क बेली को लेकर घर वापस आ जाता है। तो बेली घर में जैसे ही आइली को देखती है तो वो आइली को देखकर खुश हो जाती है। आगे आइली सबसे पूछती है कि उसके पापा कहाँ पर है। तो उन लोगों को मजबूरन आइली को बताना पड़ता है कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो आइली जैसे ये सुनती है वो तो पूरी तरह टूट जाती है और पागलों की तरह करने लगती है। तो जय उसे संभालता है। तो आइली कहती है, मेरे पापा को किसने मारा, प्लीज मुझे बताओ। तो जय कहता है, तुम इस मामले से दूर रहो, मार्क इस मामले को संभाल लेगा, प्लीज अपने आप को प्रॉब्लम में मत घसीटो। और जय आइली को संभालने की कोशिश करता है। अगले दिन चारिन अपने बेटे चाकित की ताजपोशी की पूरी प्लानिंग कर लेती है और सारे शेयर होल्डर्स के सामने चाकित को मिरेकल कंपनी का बॉस बनाने की पूरी तैयारी कर लेती है। तो सारे शेयर होल्डर चाकित को मिरेकल कंपनी का बॉस बना देते हैं। तो चारिन ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है कि फाइनली वो अपने प्लान में कामयाब हो गई। लेकिन तभी वहाँ पर निक और मार्क की एंट्री होती है। तो चारिन जैसे
जैसे ही निक को देखती है तो बेचारी की तो हवा ही निकल जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये सब कैसे हो गया। उसने तो पूरी प्लानिंग की थी निक को मारने की, फिर निक कैसे बच गया कि तभी वहाँ पर खुन तौन आ जाता है और चारिन को बताता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। तो चारिन कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने मेरे साथ नाटक किया, तुम मेरे साथ नहीं थे बल्कि तुम निक के साथ मिले हुए थे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो खुनतौन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने मालिक से गद्दारी करूंगा, बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो फिर मैं उनसे गद्दारी कैसे कर सकता हूँ। तो निक कहता है तुमने प्लानिंग तो बहुत ही अच्छी की थी मुझे मारने की, लेकिन तुम अपने ही प्लान में फंस गई। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस कंपनी को आसानी से हथिया लोगी? ये कंपनी मैंने बहुत ही मेहनत से बनाई है और ये कंपनी मेरे बेटे की है और मेरे बेटे की ही रहेगी। तो बेचारी चारिन ये सब देखकर तो पूरी तरह पगला जाती है और पागलों की तरह करने लगती है। तो चाकित अपने मॉम की ऐसी हालत नहीं देख पाता और वो अपने डैड से भीख मांगने लगता है कि वो उसकी मॉम को माफ कर दे। तो निक चाकित की वजह से चारिन को माफ कर देता है और उसे दूसरा मौका देता है और उसे कहता है चुपचाप यहाँ से चली जाओ, अगर तुम चुपचाप यहाँ से चली गई तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा। तो चाकित अपनी मॉम को वहाँ से लेकर चला जाता है। तो खुनतौन कहता है चारिन को इस तरह छोड़ना खतरे से खाली नहीं है, वो पलटकर वार जरूर करेगी। तो निक कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं चारिन को छोड़ना चाहता था? बिल्कुल भी नहीं, मैंने ये सब चाकित के लिए किया है, चाहे वो मेरा खून हो या ना हो, पर मैंने उसे तहे दिल से अपना बेटा माना है और मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे को कोई भी परेशानी हो, इसलिए मैंने उसे दूसरा मौका दिया है। इसलिए तुम चारिन पर नजर रखो और उसकी हर हरकत पर, ठीक है? तो खुनतौन कहता है ठीक है सर। आगे चकित चारिन को समझाने की कोशिश करता है कि वो सब कुछ भूलकर आगे बढ़े और यहाँ से चली जाए, पर चारिन अपने बेटे की एक बात भी नहीं मानती और कहती है उन लोगों ने जो मेरे साथ किया है मैं उसका बदला लेकर ही रहूंगी, मैं मार्क को भी वही दर्द दूंगी जो मैंने निक को दिया था। तो चारिन सीधा मार्क के घर जाती है और वहाँ पर सबको गोली मारकर बेली को लेकर वहाँ से चली जाती है। तो वो लोग बेली को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो नहीं बचा पाते क्योंकि उन लोगों की हालत ठीक नहीं रहती। तो जय सीधा मार्क को कॉल कर देता है कि चारिन ने बेली को किडनैप कर लिया है। आगे चारिन बेली को मारने लगती है तो चाकित बीच में आ जाता है और कहता है मम मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं इस लड़की के साथ कुछ भी बुरा होने नहीं दूंगा, इसलिए आपको बेली को छोड़ना पड़ेगा। पर चारिन अपने बेटे की भी बात नहीं सुनती और यहाँ पर दोनों में बहस होने लगती है कि तभी वहाँ पर खुनतौन आ जाता है और वो चारिन को रोकने लगता है। तो बेली इसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। तो चकित भी उसके पीछे जाता है और बेली को अपने साथ रहने के लिए मजबूर करता है, पर बेली उसकी एक बात भी नहीं मानती क्योंकि वो मार्क से प्यार करती है ना कि उससे। दूसरी तरफ चारिन और खुनतौन में जमकर लड़ाई होती है। तो खुनतौन चारिन को सूट नहीं कर पाता क्योंकि वो उसके बेटे की माँ होती है और वो नहीं चाहता कि उसके बेटे के ऊपर से माँ का साया हटे। तो चारिन ये बात बखूबी जानती थी कि खुनतौन उसे कभी भी नहीं मार सकता। तो चारिन एक प्लान बनाती है और अपने बेटे के मरने का सामने नाटक करती है और उसे ये कहती है कि खुनतौन ने उस पर गोली चलाई है। तो चाकित ये बात सुनकर तो गुस्से में आ जाता है और वो खुनतौन को मारने के लिए चला जाता है। तो खुनतौन भी अपने बेटे को नहीं मार सकता क्योंकि वो उसका अपना बेटा है। तो खुनतौन चाकित को समझाने की बहुत कोशिश करता है पर चाकित उसकी बात ही नहीं सुनता, उल्टा उससे शूट करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ चारिन इसी मौके का फायदा उठाकर बेली को किडनैप कर लेती है और उसे अपने साथ बीच पर लेकर जाती है। तो बेली चारिन से कहती है आखिरकार आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तो चारिन कहती है तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन तुम ऐसी चीज हो जिसके जाने से मार्क को वही दर्द होगा जो निक को हुआ था। मार्क तुमसे बहुत प्यार करता है ना, अगर तुम इस दुनिया से चली गई तो मार्क को भी वही दर्द सहना होगा जो निक ने सहा था। तो बेली कहती है आपके कहने का क्या मतलब है? तो चारिन बेली को बता देती है कि उसने ही मार्क की मॉम को मारा था और इसका सारा इल्जाम उसके भाई पर आ गया था। तो बेली जैसे ये सुनती है कि मार्क की मॉम को चारिन ने मारा था, लेकिन इसका सारा इल्जाम उसके भाई पर आ गया जिस वजह से निक ने उसकी पूरी फैमिली को जान से मार डाला। तो बेली ये बात सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और चारिन को कहती है ये कहानी आपकी वजह से शुरू हुई थी, आपकी वजह से हम सब की लाइफ बर्बाद हो गई, आपको आपके किए की सजा जरूर मिलेगी। तो चारिन कहती है पहले अपनी जान तो बचा लो फिर मेरे बारे में सोचना। और चारिन अपने बंदे को ऑर्डर देती है कि वो बेली को बीच समुद्र में फेंक आए। तो वो बेली को फेंकने के लिए चला जाता है। इधर मई और पोंग भी ये सब देख लेते हैं। तो मई मार्क को बताने के लिए जाती है कि बेली की जान खतरे में है। दूसरी तरफ निक भी वहाँ पर आ जाता है। तो निक चाकित को समझाने की कोशिश करता है कि वो इतनी बड़ी भूल ना करे, वो खुनतौन पर गोली ना चलाए, पर चाकित उसकी एक भी नहीं सुनता और खुनतौन को गोली मारने लगता है कि तभी बीच में निक आ जाता है और वो गोली निक को लग जाती है। तो चाकित ये सब देखकर पूरी तरह
शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है पापा आप बीच में क्यों आए। तो निक कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि एक बेटा अपने बाप को ही गोली मारे। तो चाकित को जैसे ये पता चलता है कि खुनतोन ही उसका असली पापा है तो वो ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। और यहाँ पर सबका मिलाप हो ही रहा होता है कि तभी उधर से चारिन आ जाती है। तो चाकित जैसे ही चारिन को सही सलामत देखता है तो वो और शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है मॉम आपने मुझसे झूठ बोला। तो चारिन उल्टा अपने बेटे को ही डांटने लगती है और कहती है मैंने ये सब किया ताकि तुम खुनतोन को मार सको, लेकिन तुम तो ये काम भी नहीं कर पाए, तुम तो किसी लायक भी नहीं हो। और चारिन अपने बेटे को ही बुरा भला कहने लगती है। आगे चारिन सबसे अपना बदला लेती है और वो निक को 3-4 गोलियां मार देती है और उसके बाद वो खुनतोन को भी गोली मारने के लिए जाती है, लेकिन बीच में चाकित आ जाता है और चारिन अपने हाथों से ही अपने बेटे को गोली मार देती है। तो चारिन जैसे ये काम करती है वो तो पूरी तरह पागल ही हो जाती है और अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर खूब रोती है। लेकिन अब रोकर भी क्या फायदा, सारे फसाद की जड़ तो चारिन ही थी। उसने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद की जिसकी कीमत उसके बेटे ने चुकाई। आगे निक की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। तो मार्क अपने पापा की ऐसी हालत नहीं देख पाता और लाइफ में पहली उसने निक को पापा कहकर बुलाया होता है। तो निक ये बात सुनकर तो फूले नहीं समाता और वो कहता है अब मैं अगर मर भी जाऊं तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं होगा क्योंकि मेरे बेटे ने पहली बार मुझे पापा कहकर बुलाया है। तो मार्क कहता है आप इस तरह नहीं मर सकते, मैं बेली को बचा कर आ रहा हूँ, तब तक आपको जिंदा रहना होगा। और मार्क ये कहकर बेली को बचाने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ वो गुंडा बेली को पानी में फेंक देता है। तो बेली अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन लास्ट में बेचारी हार जाती है और वो मरने के कगार पर ही होती है कि तभी वहाँ पर मार्क आ जाता है और बेली की जान बचा लेता है। आगे बेली को होश आता है तो वो मार्क से मिलने के लिए जाती है, लेकिन उससे पहले ही खुनतोन बेली से मिलने के लिए आता है और कहता है मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी है। तो बेली कहती है क्या? तो खुनतोन कहता है तुम्हारे पेरेंट्स को मार्क ने नहीं मारा था बल्कि मैंने मारा था। तो बेली ये बात सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, लेकिन उसे इस बात की बहुत ही खुशी रहती है कि उसके पेरेंट्स को मार्क ने नहीं मारा था। आगे खुनतोन अपने किए की माफी भी मांगता है। तो बेली कहती है जो हो चुका अब मैं उसे बदल नहीं सकती और आपको सजा दिलवाकर भी मुझे कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए मैं आपको माफ करती हूँ। और बेली ये कहकर चली जाती है। दूसरी तरफ निक की हालत बहुत ही खराब होती है। तो मार्क अपने पापा की ऐसी हालत नहीं देख पाता। आगे निक मार्क को बता देता है कि उसने बेली के पेरेंट्स को नहीं मारा। तो मार्क जैसे ये सुनता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है आप झूठ बोल रहे हैं ना, मुझे याद है मैंने अपने हाथों से ही उन्हें मारा था। तो निक कहता है मैंने तुमसे झूठ बोला था, उसे खुनतोन ने मारा था ना कि तुमने। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना सकूं। मैं जिस दुनिया में रहता हूँ वहाँ के सारे लोग लालची हैं, एक दूसरे के जान के दुश्मन हैं, इसलिए मैं चाहता था कि मेरा बेटा स्ट्रॉन्ग बने और वो हर सिचुएशन का बहादुरी से सामना करे। मैंने इतने साल तक तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, तुमने अगर कोई भी गलती की तो मैंने तुम्हें सजा दी। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि तुम हर मुसीबत का सामना डटकर कर सको। अगर मैं तुम्हारे साथ इस तरह पेश नहीं आता तो आज तुम जिस मुकाम पर हो तुम वहाँ पर कभी भी नहीं पहुँच पाते। अब मुझे तसल्ली है कि तुम उन सब की रक्षा कर पाओगे जिससे तुम प्यार करते हो। मैंने तुम्हारी मॉम से बहुत प्यार किया था, तुम्हारी मॉम को भी खून खराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं था और तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह थे और मुझे तुम्हारा यही स्वभाव बहुत ही पसंद था। लेकिन मैं ये सब सबके सामने जाहिर नहीं कर सकता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे प्यार की वजह से लोग तुम्हें कमजोर समझे या मुझे लोग तुम्हारी कमजोरी समझकर डराएं, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ इस तरह का बिहेव किया। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव किया। मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ नहीं दे पाया जो एक बाप अपने बेटे को दे सकता था। और निक मार्क से अपनी सारी गलतियों की माफी मांगता है। तो मार्क को भी निक के लिए बहुत बुरा लगता है और कहता है पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने भी आपके साथ बहुत बुरा बिहेव किया, मैंने भी आपको बहुत गलत समझा। आप हमेशा मेरी हेल्प करते थे लेकिन मैं हमेशा आपको ही गलत समझता था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए पापा। और दोनों एक दूसरे से अपने किए की माफी मांगने लगते हैं। आगे निक अपने बेटे के प्यार को पाकर मौत के घाट उतर जाता है। तो मार्क अपने पापा के लिए खूब रोता है कि तभी वहाँ पर बेली आ जाती है और बेली मार्क को संभालती है। आगे 1 साल का लीप आ जाता है और सबकी लाइफ नॉर्मल हो जाती है। बेली भी अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ही अच्छी लाइफ जी रही होती है और सब अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे से जी रहे होते हैं। मार्क भी अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छी तरह से चला रहा होता है, पर वो अब अपने बिजनेस को बेचकर एक आम लोगों की तरह लाइफ जीना चाहता है क्योंकि अब उसकी लाइफ में उस कंपनी से ज्यादा कुछ ऐसे लोग हैं जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो उन लोगों के लिए अपनी जान भी दे सकता है, जिस वजह से मार्क अपनी कंपनी को
शुगर गैंग के हवाले कर देता है और उसे बेच देता है। आगे मार्क बिली से मिलने के लिए आता है और कहता है मैं अभी जॉबलेस हूँ और मैंने सुना है कि तुम्हारे रेस्टोरेंट में एक शेफ की जरूरत है, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे हायर कर सकती हो। तो बिली कहती है मैं तुम्हें ऐसे कैसे हायर कर लूँ जब तक मैं तुम्हारा इंटरव्यू ना ले लूँ। आगे बिली मार्क का इंटरव्यू लेती है तो मार्क उसके सारे टेस्ट में पास हो जाता है। तो बिली कहती है तुमने कंपनी को बेचने का क्यों सोचा, तुमने कंपनी के लिए क्या कुछ नहीं किया, तुमने अपनी जान भी दांव पर लगा दी उस कंपनी को सही करने के लिए, फिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो मार्क कहता है अगर ये सवाल कुछ साल पहले मुझसे पूछा जाता तो शायद इसका जवाब कुछ और होता, लेकिन अब मेरे लिए वो कंपनी कोई मायने नहीं रखती, मेरे लिए तुम मायने रखती हो। मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, मेरे पास जितनी भी लाइफ है मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, तुम्हारे पास रहकर एक नॉर्मल लाइफ। तो बिली ये बात सुनकर खुश हो जाती है और कहती है तुम अपने इंटरव्यू में पास हो गए हो, मैं तुम्हें हायर करती हूँ। दूसरी तरफ आइली भी अपने सारे बुरे कामों की माफी मांगने के लिए मंदिर जाती है और अपने सारे पापों का पश्चाताप करती है और इन सब में जय भी उसका साथ देता है। आगे जय और आइली की भी नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगती है और इन दोनों के बीच भी प्यार के फूल खिलने लगते हैं। दूसरी तरफ पोंग भी मई का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है और उन दोनों में भी धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगती है, पर उन दोनों की नजदीकियां ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। वो लोग जितना करीब आते हैं उतना एक दूसरे से सिर्फ लड़ते ही हैं। पर पोंग मई का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और वो मई का दिल जीतने की हर मुमकिन कोशिश करता है। तो मई का दिल भी पोंग के लिए धीरे धीरे पिघलने लगता है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों की नोकझोंक भी देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ वीरू भी बैलून से अपने प्यार का इजहार कर देता है और दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं और यहाँ पर इन दोनों की भी लव स्टोरी पूरी हो जाती है और इन दोनों के बीच भी प्यार के फूल खिलने लगते हैं। इधर चारिन अपने बेटे के जाने के गम में पूरी तरह पागल हो गई होती है और पागलों की तरह करती है। तो खून तोन चारिन की ऐसी हालत देखकर बहुत ही सैड रहता है। ये सारे लोग मार्क के जन्मदिन पर अनाथ आश्रम में एकजुट होते हैं और सब मिलकर मार्क का जन्मदिन मनाते हैं। वेल मार्क को अपना ही जन्मदिन याद नहीं रहता, पर बिली उसके जन्मदिन को बहुत ही खास तरीके से मनाती है। तो मार्क ये सब देखकर बहुत ही खुश होता है और यहाँ पर सब एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रहते हैं। आगे बिली मार्क के साथ अपनी बचपन की सारी बातें शेयर करती है और वो दोनों वो सारी चीजें करते हैं जो वो दोनों बचपन में किया करते थे। तो वो दोनों ये सब करके बहुत ही खुश होते हैं और साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। आगे मार्क बिली को कहता है तुम्हें सब कुछ याद आ चुका है, क्या तुम्हें अब भी तुम्हारा पास्ट परेशान करता है। तो बिली कहती है मैं अपने पास्ट को भूल तो नहीं सकती, लेकिन मैं अपने पास्ट से आगे बढ़ तो सकती हूँ। हमारे पास्ट में जो भी हुआ हम उसे भूल नहीं सकते, लेकिन हम अपने प्रेजेंट को खूबसूरत तो बना सकते हैं ना। हमने पास्ट में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया है, हमने पास्ट में इतनी सी यादें बनाई हैं जिसे भूल पाना नामुमकिन है। पास्ट भी हमारे लाइफ का एक हिस्सा है। हाँ हमें पता है कि पास्ट में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिससे हमें बहुत ही दर्द होगा, लेकिन जब हम दोनों साथ हैं तो जिसे हम दोनों मिलकर बांट लेंगे। जब हम दोनों साथ हैं तो फिर कोई बात नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे और पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे के साथ एक दूसरे का सुख दुख बांटेंगे और इसी तरह एक दूसरे को हमेशा प्यार करते रहेंगे। वेल जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर माफी भी होती है। वेल हम जिससे सच्चा प्यार करते हैं तो उसकी गलती को माफ करने की हिम्मत भी हमें भगवान ही देता है। और यहीं पर ये ड्रामा खत्म होता है। वेल आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।